A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, मुश्किल से 4 दिन आपके पास बाकी हैं, 4 से 5 दिन। तो आपके लिए मैं कुछ MCQs लेके आया हूँ जो कि बेस्ड होंगे पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी पर, और आप इनको ज़रूर एक बार देख करके जाएं इन MCQs को, और इन MCQs किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन ड्राइव हो रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, उसके सब टॉपिक क्या क्या हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी भी 1 सेकंड की देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 500। ठीक, क्वेश्चन नंबर 500। आई होप कि आपने जो लास्ट वीडियो थी मेरी वो भी आपने देख ली होगी, जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था NGOs एंड CSR के ऊपर जो मैंने MCQs दिए थे आपको, उनको आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 500 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 500 जो है बेस्ड है पॉलिटिकल साइंस पर। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन जो होंगे पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड होंगे, उसके बाद जो है साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो है हम अटैम्प्ट करेंगे। देखते हैं आज मैक्सिमम कितने क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद मैं एक वीडियो स्पेसिफिक लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपको अपना एग्जाम जो है अटैम्प्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कोर को कितना स्कोर करने के बाद आप एज ए कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके आज की वीडियो की तरफ। जो है पहला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो बहुत ही क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन है लाइक, तो इसका सही सीधा आंसर हमारे पास पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 501 की तरफ बढ़ेंगे, जो है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रीजनल डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट टर्म डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू सब नेशंस रीजन विद इन अ कंट्री, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? टेरिटोरियल ऑटोनॉमी, या फिर हमारा रीजनल एम्पावरमेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन, या फिर सब नेशनल डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है ए, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 502 की तरफ। इन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है। जब भी देखो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है ना, तो इसमें हम जो है अथॉरिटी, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है कि इन पॉलिटिकल साइंस डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला है फंक्शनल एलोकेशन, ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन, या फिर टास्क असाइनमेंट। देखो इसमें क्या बोला है, असाइन स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके लिए? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटीज को क्या बोलते हैं? सीधा इसका सही आंसर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 503 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 503 बात करता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल रीजनल एंटिटीज़। ओके, आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन। जो पहला ही ऑप्शन है वही इसका हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 504 की तरफ, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन, ध्यान रखना अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है। अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन व्हाट टर्म डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फंक्शन विद इन अर्बन एरियाज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड लोकल गवर्नेंस। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने जो ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्युनिसिपल एम्पावरमेंट, बी सिटी डिसेंट्रलाइजेशन, या सी अर्बन डिवोल्यूशन, या डी एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? अर्बन डिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 505 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 505, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ लोकल, प्रिंसिपल की बात की, सिद्धांत, लोकल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग अलाउइंग कम्युनिटीज टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? उसके लिए सही आंसर क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ओके, या फिर हम बोलते हैं उसके लिए टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर हम बात करेंगे लोकल सेल्फ रूल की, या फिर पॉलिटिकल डिवोल्यूशन। इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा लोकल सेल्फ रूल, क्योंकि उसमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, और अलाउ कर रहे हैं किसको? कम्युनिटीज़ को। किस लिए? कि वो अपने जो अफेयर्स हैं डेली के उनकी, या फिर उनके पॉलिटिकल अफेयर, सोशल जो इकोनॉमिकल जो अफेयर्स हैं, उनको वो मैनेज, उनको वो खुद से ले सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 506 की तरफ, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस इन रूरल areas established to promote democratic डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल। म्यूनसिपल गवर्नेंस, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पंचायत राज। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा ग्राम पंचायत। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसलिए बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है ना। तो अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एट विलेज लेवल और लोकल और रूरल लेवल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका मुझे सही आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हमारा ग्राम सभा। क्या है?
ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 8 की तरफ। इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द असेंबली ऑफ वोटर्स, असेंबली की बात करिए, असेंबली ऑफ वोटर्स विद इन अ विलेज पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट दैट्स कॉल्ड पंचायत समिति, ग्राम सभा, या फिर जिला परिषद, या फिर बोलेंगे म्यूनसिपल कमेटी। क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वोट की तरफ, जिसमें अब ऑल वोटर्स की बात हो रही है, एलिजिबल वोटर 18+ हैं सभी, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी ग्राम सभा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 9 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज सिस्टम व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इलेक्टेड विलेज काउंसिल, जो टर्म है इलेक्टेड विलेज काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल, वो क्या क्या कहलाती है, वो टर्म क्या है उसके लिए, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है जिला परिषद, ओके, आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या फिर पंचायती समिति, या ग्राम पंचायत। तो बहुत आसानी से आप, मुझे लग रहा था इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत टर्म ये सुना भी होगा, जो है हमारा ग्राम पंचायत। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 10 की तरफ, 5-10 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज व्हाट टर्म रेफर्स टू द ब्लॉक लेवल काउंसिल, है ना। ब्लॉक लेवल पर काउंसिल होती है, रिस्पॉन्सिबल किस लिए, कोऑर्डिनेटिंग करेगी, सुपरवाइजिंग करेगी और फंक्शनिंग करेगी किसको, ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो उसको करेगी। उसके लिए क्या है, ग्राम सभा, जिला परिषद, पंचायत समिति, या फिर हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, पंचायत समिति, ठीक है, कमेटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5-11 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज सिस्टम व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इलेक्टेड काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसीइंग द फंक्शन ऑफ पंचायती समिति एंड ग्राम पंचायत। वो क्या है, जिला परिषद है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्राम सभा है, या पंचायती राज है। तो ABC आपके सामने ऑप्शन है। देखो इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ जहाँ भी है उसे अपने ऑटोमेटिक क्लोज कर देना, क्योंकि वो रूरल पंचायत की, रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। म्यूनसिपल जो है वो अर्बन एरियाज़ में होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा जिला परिषद। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5-12 की तरफ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर्टिकल वाज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल जो है अमेंड किया, आर्टिकल 40, आर्टिकल 253, 243, आर्टिकल 270, आर्टिकल 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है। आपका 4 दिन बाद एग्जाम है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सा है, अर्बन के लिए कौन सा अर्बन के लिए कौन सा आर्टिकल है और रूरल के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें A और B इस तरीके से डिफाइन है, A से लेकर G तक है। ये इस तरीके 243 क्या है, 243 जो है रूरल एरियाज़ के लिए, है ना, आर्टिकल 243। अगर 370 तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। आर्टिकल 40 भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि DPSP की बात करता है। आर्टिकल 51 भी DPSP में है, और 370 तो आर्टिकल कश्मीर के लिए था। तो इसलिए सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, 243। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज सिस्टम व्हाट टर्म्स रेफर टू द चेयरपर्सन ऑफ ग्राम सभा। जो चेयरपर्सन होगा किसका, ग्राम पंचायत का, तो उसको क्या बोलेंगे, पंचायत मुखिया, ग्राम प्रधान, या फिर सरपंच, या फिर हम बोलेंगे उसको विलेज हेड। तो इसको क्या बोलेंगे, गांव में अपने नाम भी सुनेंगे उनको बोलते हैं हम सरपंच। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5-14 की तरफ, जिसके ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके सामने है पहला, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, है ना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉरी ओके, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन व्हाट टर्म्स रेफर टू द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के लिए चेयरपर्सन है, उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिला प्रमुख। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में टर्म रेफर्स टू द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति की बात की जा रही है, तो क्या है, जिला प्रमुख, या फिर सरपंच, या फिर पंचायत मुखिया, या फिर पंचायत प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5-14 का जो सही आंसर है वही सेम है, जो है सरपंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 5-15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज सिस्टम व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इलेक्टेड हेड ऑफ जिला परिषद। इलेक्टेड हेड जो इलेक्ट हुए हैं वो हेड है किसके, जिला परिषद के, तो वो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जिला प्रमुख, या फिर बोलेंगे उनको म्यूनसिपल मेयर। देखो म्यूनसिपल तो आप फिर ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकते हैं इसको ना। इसका क्या है, पंचायत प्रधान, तो इसका बोलेंगे हम क्या, जिला प्रमुख, क्योंकि जिले के ऊपर बात होती है ना। जिला चेयरमैन नहीं होगा वो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं होगा ना, म्यूनसिपल मेयर होगा ना, पंचायत प्रधान होगा, वो होगा जिला प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 5-16 की तरफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राम पंचायत व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्राम पंचायत पर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, या फिर हम बोलेंगे उसको विलेज ऑफिसर, या बोलेंगे हम ग्राम प्रेरक। क्या बोलेंगे, ग्राम प्रेरक। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने मैं बता देता हूँ, ये है क्या है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। ये जो क्वेश्चन है ना जो आपके सामने आ रहे हैं काफ़ी डीप जाके हैं, ताकि आपको जो है क्वेश्चन का जो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी डिफाइन आते हैं कि पूछ ले एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी डे टू डे रहती है उसको क्या कहते हैं, जो इंप्लीमेंट करता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है ज़्यादा डीप में और थोरोली बनाए हैं, ताकि आपको पंचायत राज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको मिस ना करें, आपसे कोई क्वेश्चन ना बच पाए। क्योंकि
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 75 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको सेलेक्टेड सीट्स हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको लिए जो एमसीक्यू जिसने बाय किए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया भी है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, वो स्कोर मेरे साथ शेयर भी करते हैं उस पर जीमेल पर, बताते हैं कि मुझे इतना मैंने 2000 आपके एमसीक्यूज़ में से 500 अभी अटैम्प्ट किए हैं, उसमें मुझे बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा जानकारी बढ़ी है, मेरी नॉलेज बढ़ी है, बहुत ज़्यादा फाइन तरीके से मैं चीज़ों को जाना हूँ। और बहुत एक तरीके से किस तरीके से पैटर्न में है कि पहले एक इंट्रो होगा, पहले एक वार्म अप सेशन होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन डीप होते होते जाएंगे, जैसे कि आपने भी यहाँ पर देख लिया होगा, या फिर अदर वीडियोस भी मेरी आपने देखी हैं तो उनमें भी इसी तरीके से है, जैसे कि कल्चर की थी या फिर एनजीओ की थी या सीएसआर की। पहले एक वार्म अप सेशन था, उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला गया, जिससे कि क्वेश्चन अगर कहीं से बनता है तो आप उसका आंसर सही से कर सकें। ये मेरी प्रायोरिटी भी थी क्वेश्चन को डिज़ाइन करने से पहले की, ठीक है। तो आई होप जिस तरीके से आपका फीडबैक आया, आई एम वेरी हैप्पी कि उसी तरीके से फीडबैक आया जो कि मैं चाहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज सिस्टम व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ थ्री टायर्ड, है ना, थ्री टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लॉक यानी विकास खंड, हिंदी में बोलते हैं उसको विकास खंड, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता भी लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर डे टू डे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रूरल सेटिंग में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे विलेज का, डिस्ट्रिक्ट का, ग्राम पंचायत का, विलेज लेवल का, विकास खंड, जिला परिषद, इनका जिला पंचायत, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी सिर्फ बुक में थी वो आज मैं प्रैक्टिकली कर पा रहा हूँ, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी चीज़ों को समझ भी पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता भी सकता हूँ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे सामने? इसका सही आंसर आएगा ट्रिपल टायर गवर्नेंस या थ्री टायर गवर्नेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्हाट टर्म रेफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक वार्ड और कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन अ ग्राम पंचायत। उसको क्या बोलेंगे? वार्ड मेंबर, पंचायत प्रधान, जिला परिषद मेंबर या फिर पंचायत मुखिया। क्वेश्चन नंबर 518। तो इसका सही आंसर क्या है? वार्ड मेंबर। जो है आपने वो भी देखी होगी मूवी, वेब सीरीज़ पंचायत, है ना, उसमें भी वार्ड मेंबर आते हैं, फिर गांव के प्रधान होते हैं, प्रधान जी जो होते हैं वो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैं किसी सचिव जी से भी मिला था ब्लॉक में जाके ग्राम पंचायत में, तो मुझे वही वेब सीरीज़ की भी याद भी आई थी कि वही चीज़ें, सचिव जी हैं, प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, मीटिंग हो रही है, इस तरीके की चीज़ें भी मैं ग्राउंड पे भी देख पा रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज सिस्टम व्हाट टर्म डिस्क्राइब द मैंडेटरी पीरियडिक मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा और डिस्कस द डिसीजन ऑन लोकल इशूज़। लोकल इशूज़ को डिस्कशन करने के लिए कितना टाइम पीरियड जो है स्पेसिफिकली डिफाइंड है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसमें है ग्राम पंचायत सम्मेलन होगा, या फिर उसको ग्राम सभा बोलेंगे, या पंचायत महापंचायत बोलेंगे, या फिर ग्राम सभा बोलेंगे, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसके टर्म पूछिए जो डिस्क्राइब करती है मैंडेटरी पीरियड के, मतलब ये होना है, ग्राम सभा या फिर पंचायत सम्मेलन या ग्राम, ये जो भी टर्म है वो क्या है? इसका सही आंसर हमारे सामने है। इसका सही आंसर है हमारा ग्राम सभा, जो कि हमने कराई भी हैं। आपको बता दूं जिसमें मैं हूँ, यहाँ पर हमारे 468 जीपी हैं, ग्राम पंचायत हैं, तो वहाँ पर हमने ग्राम सभा भी कराई है ब्लॉक लेवल के माध्यम से। पूरा एक वीपीआरपी का प्लान चला था, जिसके में पूरा ग्राउंड लेवल की जानकारी मिली, चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, हमने ट्रेनिंग दी, लोगों से मिले, काम किया, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वीपीआरपी के कॉन्टेक्स्ट में। वीपीआरपी इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मैं किसी दिन आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं आपको अदर मुद्दे, अदर चीज़ें नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ग्राम सभा हमने कराई भी है। सीओ जेडपी जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू जो है एक लेटर इशू होता है, जो कि मेरी नोटशीट से चला था। फिर लेटर इशू होता है, लेटर इशू होने के बाद सभी सीओ जनपद पे जाता है, जो सीओ ब्लॉक होते हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहाँ के प्रधान सचिव उनको बुलाएं और ग्राम सभा कराएं, है ना। जैसे कि 2 अक्टूबर को होना मैंडेटरी होता है ग्राम सभा का, ये स्पेशल ग्राम सभा भी रखी जा सकती है। जो हमने कराई थी वो स्पेशल ग्राम सभा थी, क्योंकि हमने वीपीआरपी का अनुमोदन कराना था, सबमिशन करना था उसका। तो पूरा प्रोसेस है, मैं समझाऊंगा किसी दिन आपको किसी और वीडियो में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 520। इन द पंचायती राज सिस्टम व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द रिजर्वेशन सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है सोशल रिप्रेजेंटेशन, सोशल सीट एलोकेशन, कोटा सिस्टम या फिर इलेक्टोरल रिजर्वेशन। क्या है इसका सही आंसर? क्या है 520 का सही आंसर है हमारा कोटा सिस्टम। क्या है? कोटा सिस्टम, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 521 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 521 टॉक्स अबाउट
According to the Panchayat Raj system, what term describe the financial resource allocated to the panchayat for the local development and administration? What is called village fund? No. ग्राम कोष? ओके. पंचायत बजट? नो. लोकल एलोकेशन? नो. तो इसका सही आंसर ये है ग्राम कोष. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ ग्राम पंचायत एट ब्लॉक एंड तहसील लेवल? पंचायत फेडरेशन, ग्राम परिषद, पंचायत यूनियन या फिर पंचायत कंसोर्टियम? आपके सामने ऑप्शन है. आप वीडियो को पॉज करके इसका मुझे आंसर भी दे सकते हैं, है ना. इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा पंचायत फेडरेशन. क्या है? पंचायत फेडरेशन, जिसमें कोऑपरेटिव एसोसिएशन की बात चल रही है. किसकी? ग्राम पंचायत की. ग्राम पंचायत का आपस में कोऑपरेशन कराना, क्योंकि ब्लॉक है, पहले एक डिस्ट्रिक्ट होता है. देखो मैं थोड़ा सा एक को बता देता हूँ आपको. यहाँ होता है मान लो डिस्ट्रिक्ट, है ना. उसके जस्ट नीचे होता है हमारा ब्लॉक, यानी जिसको विकास खंड बोलते हैं हिंदी में. उसके बाद होता है हमारा ग्राम पंचायत, है ना, जिसको हम जीपी बोलते हैं, है ना. तो इन जीपी जो है बहुत सारी हो सकती हैं. ये लिमिटेड है. जो ब्लॉक्स होंगे वो लिमिटेड होते हैं. जिला तो एक ही है ना. तो ब्लॉक जो है हमारा, जो ब्लॉक हैं वहाँ पर हो सकता है किसी ज़िले में 10 ब्लॉक हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं. तो हमें अपने की कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो हमारे 5 ब्लॉक हैं, 5 विकास खंड हैं. तो उसके अंदर 468 ग्राम पंचायत है. तो इन ग्राम पंचायत को हम मिलाकर फेडरेशन बनाते हैं, कोऑपरेशन एसोसिएशन बनाते हैं पंचायत की. किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर. उसको हम बोलते हैं क्या? पंचायत फेडरेशन. ओके. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 523 की तरफ. अकॉर्डिंग टू द पंचायत सिस्टम व्हाट term describe the provision of social justice through participation of marginalized communities in local governance? Okay, inclusive governance, very good. social equity या ग्राम न्याय या फिर कम्युनिटी जस्टिस? तो इसका सही आंसर है आपके सामने इंक्लूसिव गवर्नेंस, जो कि पहला ही था, जिसमें हम इंक्लूसिव कर रहे हैं ना. इंक्लूजन हम कर रहे हैं, जिसमें कि सभी को हम साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं. इंक्लूजन. ओके. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 524 की तरफ. 524 टॉक्स अबाउट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, इन द पंचायत राज व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द पीरियोडिक रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज़, है ना. आई होप कि आपको दिख रहा होगा. हाँ ठीक है. फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस लोकल सेल्फ बॉडी, ग्राम समीक्षा, पंचायत ऑडिट या फिर विलेज इवोल्यूशन या फिर लोकल अप्रेजल. ओके. इसमें क्या पूछा 524 में कि ग्राम पंचायत राज सिस्टम में कौन सी टर्म रेफर्स करती है? पीरियोडिक रिव्यू होता है और असेसमेंट होता है. जो भी फंक्शनिंग हो रही है, परफॉर्मेंस हो रही है, किसकी? हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की. वो कौन सी बॉडीज़ हैं? ग्राम समीक्षा करती है, या पंचायत ऑडिट होता है, या विलेज इवेल्युएशन होता है, या लोकल अप्रेजल होता है? क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसमें होता है हमारी ग्राम की समीक्षा, ग्राम पंचायत की समीक्षा की जाती है ना. हिंदी का वर्ड है समीक्षा. अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज सिस्टम what term describe the process of enhancing the capacity and skill elected representative and officials in local governance? पंचायत empowerment, या फिर हम बोलेंगे उनको ग्राम पंचायत, ग्राम शक्ति, ट्रेनिंग फॉर पंचायत, या फिर हम बोलेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग. तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर रहेगा हमारा आंसर डी, कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके. यहाँ से थोड़ा वार्म अप से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम जो है हाई लेवल की तरफ बढ़े, है ना. अब पंचायती राज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे. इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम व्हाट टर्म्स रेफर टू द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा? दैट इज कॉल्ड नेशनल असेंबली, ओके, पार्लियामेंट, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ कॉमन्स तुम्हें पता है कहाँ का कंसेप्ट है? आपको पता ही होगा आई होप. तो ये है हमारा क्या? पार्लियामेंट. हम इसको बोलते हैं पार्लियामेंट. पार्लियामेंट 3 चीज़ों को मिलकर बनता है. मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए. पहला होता है हमारा प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट. फिर उसके बाद होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा. जब ये 3 चीज़ मिलती हैं आपस में, तीनों चीज़ पिलर मिलते हैं, तब जाकर हमारी क्या बनती है? पार्लियामेंट. ओके. इन 3 चीज़ों को मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है. आगे बढ़ते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन? ओके. हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं. MCC लग चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है. और एक चीज़ मैं आपसे और बोल के जाऊँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आपसे शायद बन सकता है ना. रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951. ये इसलिए बताया मैंने ताकि ईयर याद रखना. 1951 और 50, अगर इनसे अलावा कुछ और ईयर पूछ लेते हैं तो मिस मैच द फॉलोइंग में, तो आप उसको गलत ना करें, ठीक है. तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इलेक्शन है, MCC लग चुका है पूरे देश के अंदर. तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें पूछ रहे हैं लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जो लोगों को सीधा बात है लोकसभा. आगे बढ़ते हैं. In the structure of Indian Parliament, okay, what terms refers to the upper house representing the state and union? बिल्कुल सीधा आंसर हमारा राज्यसभा.
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी से क्वेश्चन है, क्या वार्म अप क्वेश्चन, इनको बोलता हूँ मैं वार्म अप क्वेश्चन, ये वार्म अप होता है इनसे बस, है ना। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू रिजोल्व डिसएग्रीमेंट ऑन सर्टेन बिल्स, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट सेशन, कंबाइंड सेशन, यूनिफाइड असेंबली या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्क्लेव। सीधा सीधा सही आंसर है इसका ए जो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट सेशन, क्या बोलते हैं, जॉइंट सेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इन द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द हेड ऑफ लोकसभा, ओके, रेस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड डेकोरम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, बिल्कुल सीधा आंसर है, चेयरमैन हम बोलते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है। जो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनको चेयरमैन भी बोला करके एड्रेस किया जाता है। और जो इसमें लोकसभा में बैठते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर, क्या बोलते हैं, स्पीकर। तो इसका सही आंसर क्या हमारा, स्पीकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट प्रोसीडिंग द आइदर हाउस ऑफ द, इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। पूछ ले वो कौन सी टर्म है जिसमें कि कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले कि कम से कम इतने लोगों का होना जरूरी है, मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोरम, मेजोरिटी, प्लुरलिटी या थ्रेशोल्ड, उसको बोलते हैं हम कोरम, क्या बोलते हैं, कोरम। कोरम क्या होता है, मान के चलो कोई 10 लोगों की कोई समिति है या ग्रुप है, उनमें से हम कोरम बना सकते हैं 4 का, 5 का, जो भी अपने ग्रुप बनाना चाहे। कोरम का मतलब ये होता है जब तक उस 10 में से 4 या 5 लोग नहीं आते, हम जो है अपने उस मीटिंग के शुरुआत नहीं कर सकते, उस एजेंडाज पे हम बात नहीं कर सकते जिसके लिए हम वहाँ पर आए हैं, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है ना। तो कोरम पूरा होना जरूरी है, उसके लिए टर्म को क्या बोलते हैं, कोरम, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 523 की तरफ, 532 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउसेज आर नॉट सीन इन सेशन एंड पार्लियामेंट्री वर्क इज टेम्परेली सस्पेंडेड, है ना। टेम्परेली उसको क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं, ब्रेक बोल रहे हैं, एडजमेंट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसको क्या, इंटरवल, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेस, क्या बोलते हैं, रिसेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 533 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 533 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ड्यूरिंग अ सेशन, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है प्रोरोगेशन, ओके, सस्पेंशन, ओके, एडजर्नमेंट, या फिर बोलते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन तो नहीं होना ना, बिल्कुल नहीं हो रहा इंटरप्शन, उसको क्या बोलते हैं, इसको आपने कोर्ट में भी देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, जब भी वो कोर्ट का टाइम पूरा होता है, किसी केस की सुनवाई पूरी हो तो क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट, द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, तो इस तरीके से अर्जेंटमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटमेंट, ओके। तो इसका सही आंसर भी हमारा सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 534 की तरफ, 534 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 534 टॉक्स अबाउट इन द इंडियन पार्लियामेंट, okay, in the Indian Parliament what terms refer to right of the president to withhold their assent to a bill, return its और एंड रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन, ओके। वो टर्म क्या है जिसमें कि प्रेसिडेंट को राइट मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो अपनी एसेंट यानी अपनी विश, मतलब एसेंट दिखा सकता है किसी बिल को, या रिटर्न कर सकता है दोबारा से उस बात पर, उसी बिल पर बात करने की। बिल क्या होता है, वो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। बिल और एक्ट में ये फ़र्क होता है, जब भी कोई राज्यसभा या लोकसभा कोई भी नया कानून पेश करना चाहते हैं तो वो जब तक बिल रहता है, जब चाहे लोकसभा से भी पास हो जाए और राज्यसभा से पास हो, दोनों जगह से पास होने के बावजूद भी वो बिल रहता है, बिल कहलाता है। वो अधिनियम या फिर एक्ट तब बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो जाते हैं, जैसे ही उनके साइन होते हैं वो पूरे देश के अंदर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसी उसको बोलते हैं बिल, एक्ट, ठीक है। तो बिल और एक्ट में ये फ़र्क है। अगर कोई मान लो लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल आया है तो प्रेसिडेंट चाहते हैं तो उसको रोक भी सकते हैं, अपने एसेंट नहीं दे सकते, भेज सकते हैं कि नहीं दोबारा इस पर चर्चा करो फिर मेरे पास लाना, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल वीटो, एग्जीक्यूटिव ओवरराइड, या फिर लेजिस्लेटिव रिजेक्शन, या पार्लियामेंट्री डिसेंट। बिल्कुल सीधा सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है हमारा ए, क्या, प्रेसिडेंशियल वीटो, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 535, क्वेश्चन नंबर 535, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव टर्म, ठीक है, कलेक्टिव टर्म फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पार्लियामेंट, ठीक है। उसके लिए क्या टर्म है, बाई कैमरल असेंबली, डुअल हाउस, जॉइंट पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट्री यूनियन। नहीं, देखो बाई कैमरल नेशन लेवल पे भी हो सकता है और स्टेट लेवल पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया है ना, इंडिया में हमारा बाई कैमरल असेंबली, जहाँ पर लोकसभा भी है और हमारा क्या है, राज्यसभा भी है ना, दोनों ही हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन दोनों हाउसेस मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो दोनों हाउस ज़रूरी हैं। तो दोनों हाउस के मिलने पे जब दो हाउस होते हैं किसी भी निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, तो उस तरह की जो सेटिंग को बोलते हैं हम बाई कैमरल असेंबली। क्या बोलते हैं,
बाई कैमरल असेंबली। ये जैसे मैं बता नेशनल लेवल पर हो सकता है, तो इसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में यूपी में दो हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें एमएलए होते हैं और एमएलसी होते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो जो एमएलए होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, जैसे कि लोकसभा में होते हैं, और जो राज्यसभा जैसे कि एमएलसी होती है वो भी लोग चुने हुए होते हैं, किस किस पार्टी के द्वारा चुने हुए होते हैं, है ना। और वो जो है अपने ज्ञान के बेसिस पे या फिर नॉलेज के बेसिस पे या किसी पार्टी के रेफरेंस के बेसिस पे चुने जाते हैं। तो वो दो हाउस होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी तरीके से उस तरीके की सेटिंग को बोलते हैं हम बाई कैमरल असेंबली। लेकिन ये पूरे हर जैसे 28 राज्य हैं हमारे, तो 28 राज्यों में नहीं है, सिर्फ 7-8 राज्यों में है अवेलेबल है। ठीक है, आपसे मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप क्या करें कि उस बाई कैमरल असेंबली किस किस स्टेट में है वो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं जम्मू कश्मीर पहले था, अब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब जो है 370 हट चुका है और बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस वहाँ पर आए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग बजटरी प्रपोजल एंड एक्सपेंडिचर। ओके, पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ओके, बजटरी एनालिसिस कमेटी, ओके, या फिर फाइनेंस कमेटी, या फिर हमारी एप्रोप्रिएशन कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं है, बजटरी एनालिसिस कमेटी भी कोई नहीं है, एप्रोप्रिएशन कमेटी भी नहीं है। इसका सही आंसर हमारा फाइनेंस कमेटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 537। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व, ओके, लोकसभा और कॉल फ्रेश इलेक्शन। ओके, वो कौन सी पावर है, वो कौन सी टर्म है जो कि प्रेसिडेंट को इतना अधिकार देती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके और कह सके कि दोबारा से इलेक्शन करे जाएं, फ्रेश इलेक्शन करे जाएं। उसको क्या बोलते हैं हम? डिसोल्यूशन अथॉरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 537 का जो हमारा पहला है, डिसोल्यूशन अथॉरिटी, इलेक्टोरल रीसेट, प्रोरोगेशन पावर, या प्रेसिडेंशियल डिसेंट। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? डिसोल्यूशन अथॉरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर in the context of what terms refer to the process of questioning and seeking clarification from government by member of either house। इसको क्या बोलते हैं? इंटरपेलेशन, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, क्वेश्चन आर, या फिर आपके सामने ऑप्शन डी है 358 का लेजिस्लेटिव प्रोब। देखो मैं आपको दिखा दूँ, इसका सही आंसर मैं आपको यहीं बता दूंगा ताकि मैं पीछे ना जाएं, वक्त हमारा बचा रहे। इसका सही आंसर हमारा सी था, जो कि था हमारा क्वेश्चन आर, जिसमें क्वेश्चन आर में सवाल पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑफिशियल नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट, समनिंग, समन का मतलब बुलाना किसी को, समनिंग ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री कॉन्वोकेशन, पार्लियामेंट्री समन्स, लेजिस्लेटिव कॉल, या फिर बोलते हैं उसको प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा प्रेसिडेंशियल समन। जब हमारा प्रेसिडेंट जब हम बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम, जब प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आता है, अपने नोटिफाई करते हैं कि जब किसी भी हाउस को, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल समन, यानी बुलावा। जैसे मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया था, उसको बोलते हैं बुलावा। आगे बढ़ते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द फॉर्मल अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाई प्रेसिडेंट। फॉर्मल अप्रूवल है या रिजेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल सैंक्शन, सॉरी ओके, प्रेसिडेंशियल सैंक्शन, एग्जीक्यूटिव अप्रूवल, रॉयल असेंट, या फिर लेजिस्लेटिव कंसेंट। तो इसको बोलते हैं रॉयल असेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड देयर असेंट टू बिल प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग लॉ। ठीक है, वो रोक सकते हैं, कानून बनने से रोक सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इन द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग एंड डिबेट्स ऑफ ईच हाउस, पार्लियामेंट्री गजेट, लेजिस्लेटिव जर्नल, हंसर्ड, या फिर बोलते हैं उसको सेशनल रिपोर्ट, सॉरी। इसमें टर्म पूछा है जिसमें ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है किसका? प्रोसीडिंग्स का, और डिबेट्स का दोनों हाउसेज है, ईच ऑफ हाउसेज, तो उसको बोलते हैं हंसर्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 543 इधर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉर्मल अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल बाय प्रेसिडेंट मेकिंग इट अ लॉ। प्रेसिडेंशियल असेंट, एग्जीक्यूटिव रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एक अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कभी, है ना। ये प्रेसिडेंशियल एसेंट है। ठीक है, रेटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा बता दूंगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या पता आपको 1-2-4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ जाएंगे रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मान के चलो WHO ने कोई रूल बनाया, या WTO ने कोई रूल बनाया, है ना। रूल बनाने के बाद आपने, इंडिया उसका सिग्नेटरी बन गया, क्या बन गया? इंडिया ने भी उस पर साइन कर लिया कि हाँ हम भी इसमें चाहते हैं कि ऐसा रूल हो, सिग्नेटरी बन गया। ठीक है, अब उस रूल को, उस लॉ को, अब जब हम अपनी दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास कराकर उसको प्रॉपर
पास करा कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्टैम्प सिग्नेचर के साथ हम प्रॉपर काम करा देते हैं उसको एक लॉ के रूप में, तो उसको बोलते हैं हम रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? रेटिफिकेशन। जब हम इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटीज़ में जब हम साइन करते हैं और उसको एज इट इज़ अपने कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और हम दोनों सदनों से उसको पास करा दें और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उस पर सिग्नेचर स्टैम्प के साथ, तो फिर वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा रेटिफिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन बने तो आप इससे समझ जाना कि मैंने इसके बारे में क्या बताया था। ठीक है, इन द अब पूछ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, व्हाट टर्म इज टू कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब समझ रहे होंगे, कंडक्ट करना है एक्शन ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, ओवरसाइट कमेटी, या फिर हमारा है आपका अकाउंटेबिलिटी कमेटी। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। और इसका क्वेश्चन हाँ ठीक है। इन द इंडियन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा व्हेन नो पार्टी कैन फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट। जब कोई भी पार्टी एक स्टेबल स्थिर सरकार नहीं बना पाती तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि उसको डिसॉल्व कर दे। उसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन अथॉरिटी। ओके, या फिर आपके सामने है डिसोल्यूशन अथॉरिटी, या फिर आपके सामने है इलेक्टोरल रीसेट। ओके, प्रोगेशन पावर, प्रेसिडेंशियल डिसेंट। तो इसका सही आंसर हमारा डिसोल्यूशन अथॉरिटी, मैंने पहले भी आपको बताया था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द फॉर्मल फॉरगिवनेस। फॉर्मल फॉरगिवनेस की बात चल रही है, या फिर पार्डन, जिसमें कि हम डेथ पेनल्टी को भी प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं, किसी भी फांसी को भी। ग्रांटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट मतलब गवर्नर। ऑफन इन केसेस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज। ओके, तो इसमें टर्म पूछिए उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल फॉरगिवनेस। तो हाँ वही टर्म है, ये टर्म है। 5 कई तरह की होती हैं, इसमें सज़ा कम कर देना, सज़ा के वक्त को कम कर देना, या फिर सज़ा की जो हार्डनेस है उसको कम कर देना, या फिर पूरा माफ़ कर देना। इस तरीके की जो है ये कुछ तरीके की टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसमें सबसे पहले है आपके सामने ऑप्शन है सेलेमेंसी या एमनेस्टी, या फिर एक्सोनरेशन, या फिर रिप्रेव। क्या? रिप्रेव। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर हमारा ए है, सेलेमेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4547 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज व्हाट टर्म डिस्क्राइब द राइट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट टू विदहोल्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक स्पेशली इन द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सीक्रेसी क्लॉज, प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज, क्लासिफाइड अथॉरिटी, या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी। सीधा आंसर इसका बी हमारा ये है, इसका प्रेसिडेंशियल प्रिविलेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 548 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द पावर ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द और रिजेक्ट प्रपोजल लॉ और लेजिस्लेशन प्रिवेंटिंग फ्रॉम बिकमिंग अ लॉ। वही सेम जो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था वो गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी, या फिर सी या डी। तो इसका सही आंसर क्या है? आप आई होप कि इसका सही आंसर आप बता देंगे, जो कि प्रेसिडेंशियल वीटो कहलाता है ना, जो कि गवर्नर भी लगा गवर्नर के पास भी एक जो है ये पावर होती है। राज्यसभा में जब स्टेट के अंदर भी कानून बनता है तो वो भी उसका भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, हम यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को स्किप करके ताकि हम थोड़ा और हार्ड लेवल के, बड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए थोड़ा स्किप करेंगे 50 क्वेश्चन के बाद। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट टर्म डिस्क्राइब द अकाउंटेबिलिटी ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स फॉर एक्शन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स स्पेशली इन द मिलिट्री और गवर्नमेंटल कॉन्टेक्स्ट। उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, या फिर बोलते हैं उसको कमांड लायबिलिटी, या फिर उसको बोलते हैं हम ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सीधा और इसमें बात करें ना किसकी, मिलिट्री या फिर अन्य गवर्नमेंटल कॉन्टेक्स्ट की, तो इसमें कमांड लायबिलिटी होता है वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ से, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द पावर of head of the state to appoint individual to keep position in the government when often with approval of legislative body। उसको क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट। ठीक है, सीधा आंसर आ गया हमारा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, है ना, और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 600 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, राइट्स के बारे में यहाँ से थोड़ा शुरू हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9598। In the context of human rights, what terms refers to the belief that all human beings are born free and equal in dignity and rights? Principle of equality, doctrine of universality, या फिर है हमारा right to
इक्वालिटी, क्या राइट टू इक्वालिटी, फिर इक्वालिटी ऑफ बर्थ, तो इसका क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सभी को पता सिद्धांत इसी पे काम कर रहा है वो। 599 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ व्हाट टर्म्स रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट आर्बिट्रेरली डिटेनिंग, आर्बिट्रेरी का मतलब पक्षपात के तरीके से डिटेन कर लिया किसी इंडिविजुअल को विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसेस और जस्टिफिकेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, वो टर्म क्या है, इलीगल डिटेंशन, आर्बिट्रेरी अरेस्ट, या फिर हम बोलेंगे अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, या फिर इम्प्रॉपर कस्टडी, इसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 600 जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन दर कम्युनिटी, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली एसोसिएशन एंड राइट टू असेंबली या फिर राइट टू एसोसिएशन, तो इसका सही आंसर है हमारा राइट टू पार्टिसिपेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 601 according to the International Convention on Civil and Political Rights, what terms refers to the rights of individuals to hold opinion without interference, to seek, receive and impart information, ideas and through any media, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्वेंट है ना, ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि टर्म्स रेफर कर रहा है किसके लिए, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू होल्ड ओपिनियन, क्या होल्ड करे ओपिनियन को विदाउट इंटरफेरेंस एंड सीक, रिसीव, इम्पार्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया थ्रू एनी मीडिया, व्हाट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे right to freedom of expression B. Okay, question number 602 in the context of human rights, ह्यूमन राइट्स से कुछ क्वेश्चन लेंगे उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स what terms refers to the rights of individual to work, free choice employment, to just favorable condition for work and protection against unemployment, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा राइट टू वर्क, है ना। क्वेश्चन नंबर 603 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द राइट ऑफ एवरीवन टू द एंजॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल राइट्स व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द राइट्स ऑफ एवरीवन टू एंजॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट अटेनमेंट स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ओके, वो क्या होगा, राइट टू हेल्थ, क्या होगा वो, राइट टू हेल्थ होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 604 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हाट टर्म्स रेफर्स ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू एडुकेट हाउसिंग विच इंक्लूड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक्सेस टू बेसिक सर्विस एंड अफोर्डेबिलिटी, राइट टू, ये क्या होगा हमारा राइट टू हाउसिंग, क्या होगा हमारा राइट टू हाउसिंग। According to the International Convention on Civil and Political, what terms refers to the according individual from the join to trade and unions for the interest of according right to unionize, right to association, right to collective bargaining या right to labor representation, टर्म्स है जो कि राइट करता है इंडिविजुअल को जो फॉर्म करना है, ज्वाइन करना है, ट्रेड यूनियंस प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है उनके इंटरेस्ट को, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा राइट टू यूनियनाइज, यानी एक दूसरे को जोड़ने की हमारी आज़ादी है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हाट टर्म्स रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रीजन, पॉलिटिकल एंड अदर ओपिनियन, नेशनल एंड सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ एंड और अदर स्टेटस, वो क्या कहलाएगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका सही आंसर तो यही है, देखो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, इसका सही आंसर है हमारा ये राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा राइट से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लिबर्टी फ्रीडम के क्वेश्चन है। मैंने एक टॉपिक पे बहुत थॉरोली क्वेश्चन बनाया ना, तो इसलिए शुरू करते हैं 659 पे ना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, हाँ 659 under which of the provision of Indian Constitution are citizen granted to right to freedom of assembly peacefully एंड विदाउट आर्म्स की बात हो रही है, आर्म्स के साथ करोगे तो आपको परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका सही आंसर। देखो 19 देखा यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया ना, 19 होता तो आप आराम से देख सकते, लेकिन यहाँ पर सब क्लोज डाल रहे थे, सब क्लोज के अंदर हमारा सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 660, और मेरी आवाज़ ही बड़ी डाउन होती जा रही है क्योंकि पूरे दिन रमज़ान रहता है, ऑफिस रहता है, सब कुछ रहता है, उसके बाद में
हिम्मत कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी डाउन है, प्लीज़ अपने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना। बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता हूँ इसलिए नहीं हो पा रही है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आप तक चीज़ें पहुँचा दूँ, है ना। तो मेरी वॉइस थोड़ी कम है, प्लीज़ आप जो है अपने माइक वॉइस बड़ा बढ़ा लेना, ईयरफोन लगा लेना, ताकि आपको सुनने में दिक्कत कम आए, है ना। तो थोड़ा उसके लिए सॉरी चाहूँगा। Which article of Indian Constitution guarantees the right to freedom of religion, allowing individuals to profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health? कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कौन सा राइट टू फ्रीडम है जो रिलीजन की अलाउ करता है इंडिविजुअल को प्रोफेस करने के लिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, आगे बढ़ते लोगों को बताने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। एक चीज़ और है जो माइनॉरिटी राइट्स हैं आपके, 25 to 28, ये तीनों आ गए। मैं आपसे ये चाहूँगा कि 25, 26, 27, 28 ये सभी आर्टिकल्स को एक एक बार आप देख के जाएंगे कौन सा आर्टिकल किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हमारा आर्टिकल 25। ओके, क्वेश्चन बढ़ना, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 17 है ना। इन द अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजन ग्रांटेड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो वही 19 आ गया, आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा, जहाँ पर हमें असेंबली करने का आज़ादी है ना, हम जहाँ पे चैन से रह सकते हैं, चैन विदाउट आर्म इसके आर्म्स एंड एमिशन के, अगर हम कलेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसी तरीके से इसका सही आंसर भी वही आएगा, ठीक है। आर्टिकल 663 का है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय रिट्स। बहुत आसान है, आपने इसके बारे में बहुत सुना भी होगा। आर्टिकल 30 मैं बताना नहीं चाह रहा इसका आंसर, तो आप खुद ही देना। आप तो इसका आंसर तो खुद ही दो, एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। तो इसको बताना 663 का सही आंसर क्या है, ए बी या सी, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 664, अकॉर्डिंग टू इन क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक की बात कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जो फोर्स कर रहा है लेबर को। क्या आर्टिकल 20 है, ओके। आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 22 डिटेंशन की बात करता है। आर्टिकल 23 आपको लेबर से फ्री उससे लेबर से और चाइल्ड लेबर से और ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट। तो आज का सही आंसर क्या है हमारा आर्टिकल 23। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर विच अंडर सिटीजन ग्रांट टू राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आ जाएगा सर, थोड़ा सा घूम के आया है, इसलिए भी आप इसका कंफ्यूज ना हो, तो आंसर इसका सही रहेगा। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू एजुकेशन फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो 6 साल से 14 ईयर्स तक के बीच के बच्चे को क्या है, आपको पढ़ने का अधिकार है, पूरा पढ़ने का अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। इसमें डबल जियोपार्डी का मतलब है एक आदमी को 2 बार एक ही क्राइम की सज़ा नहीं मिल सकती, है ना। एक क्राइम की सज़ा उसको दोबारा नहीं मिल सकती। दूसरा ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर दो कि नहीं जी मैं नहीं किया है, वो क्राइम तो मैं ही सबसे बड़ा क्लिपरेट हूँ, ये वो। अगर आपके खिलाफ एविडेंस नहीं तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको इस चीज़ से इम्यून कर रहा है, जो आपको बचा रहा है, तो वो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 20, है ना। क्या है आर्टिकल 20। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 668 की तरफ। अंडर द विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजन ग्रांटेड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। वो कौन सा आर्टिकल है हमारा जो इस तरीके की आपको परमिशन दे रहा है, तो वो है हमारा आर्टिकल 17, वही सेम टू सेम हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 669 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 669 हमारी बात करता है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर भी यही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन According to the Indian Constitution, which article prohibits the employment of children below age of 14 years in hazardous occupations? यहाँ पर hazardous है, केमिकल है, बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, आंखों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, इस तरह की कहाँ पर काम करना उनके लिए बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, जिसके बारे में आपके डिस्कस भी कर चुका था। इसका सही आंसर क्या है, अभी जो बताया था पीछे, उसका बस सब क्लोज आ जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 671 की तरफ। 671 सिटीजन ग्रांट राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। होल्ड भी कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है, वो कौन सा आर्टिकल है हमारा ये।
ठीक है, बहुत बहुत ब्रॉड तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है इसको। विच आर्टिकल ऑफ द, जैसे आर्टिकल 21 है ना, उसके इतने अंदर राइट्स है ना, बहुत बड़ा एलिब्रेशन है उसका आर्टिकल 21 का। उसी तरीके से आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी जो है इसी तरीके से है ना, जिसमें कि आपको राइट टू हेल्थ है, राइट टू टेक क्लीन वाटर है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है, राइट टू हेल्थ, बहुत सारे आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं। इसी तरीके से ये भी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी ऑफ, राइट टू फर्स्ट एड भी है आपका आर्टिकल 21 के अंदर, है ना। तो ये क्या, वर्च आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 आपको पता है किसके बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 है ना, आर्टिकल 16 है जो जॉब की बात करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसका सही आंसर क्या है हमारा, आर्टिकल 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 673 की तरफ। 673 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 673 टॉक्स अबाउट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, which article prohibits slaughter of cow, okay, slaughter of cow and calves and other milch and draught cattle। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपसे ये भी बन सकता है कि किस में आता है, कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, सी, उसे पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है ये डीपीएसपी में है, ये फंडामेंटल राइट है। तो आपको बता दूं ये डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका डीपीएसपी का जो पार्ट है इसका जो है हमारा सही आंसर इसका हमारा 48, आर्टिकल 48 बात करता है कि स्लॉटर वगैरह का बैन कर सकते हैं डीपीएसपी के अंदर। जैसे आपको पता है डीपीएसपी जो है इनजस्टिफिएबल होता है, आप कोर्ट में जाकर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार को या फिर किसी को बाधित नहीं कर सकते, लाइक फंडामेंटल राइट्स। ओके, डीपीएसपी पे किसी और दिन भी रिगार्डिंग में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। आर्टिकल 274 उनसे क्वेश्चन ग्रांट राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सही आंसर का वही है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा एंड ऑफ द प्रेस। यहाँ पर प्रेस की बात हुई है, तो प्रेस के लिए स्पेसिफिक है डी। इसके लिए मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं थोड़ा सा, चलो रहने दो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है कि मतलब इसका प्रेस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जो हर एक के लिए एप्लीकेबल। अगर प्रेस के लिए स्पेसिफिक बना देते, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब लगी हुई थी, जब हमारे संविधान बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पर बोला जा रहा था कि स्पेसिफिकली प्रेस के लिए हम जो है प्रोविज़न डाल देते। लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन लोगों को दिमाग में आया कि कहीं अगर हमने स्पेसिफिकली प्रेस के लिए कोई प्रोविज़न डाल दिया, तो अन्य जो लोग हैं, अन्य संस्थाएँ हैं, अन्य जो लोग हैं, सिटीजन हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है इस क्लोज को दिखाकर कि ये सिर्फ अधिकार जो है प्रेस को है अपनी एक बात को रखने का। तो इसलिए उन्होंने इसमें कॉमन करा कि सभी को आज़ादी है लाइक प्रेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आर्टिकल 51A है। ड्यूटी एम्फेसाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। ओके, ये आपका एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपकी जो है उनको इंस्पायर्ड होना है उनसे, और उनकी इज्जत करनी है, और उनकी जो है शान में आपको बढ़ोतरी करनी है, ना कि उनके घटोतरी के लिए कुछ काम करना है, ऐसा कुछ स्लोगन बोलना है। ठीक है, तो ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी, ड्यूटी टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूटी टू सेफ गार्ड पब्लिक ऑर्डर, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ये सब जो है क्या हमारे डीपीएसपी के पार्ट हैं ये सभी। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली पूछा विच फंडामेंटल ड्यूटी एम्फेसाइज ऑब्लिगेशन, इसमें ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, आई होप भी आप इसका सही आंसर खुद भी दे सकते हैं ना। तो इसमें ड्यूटी है आपकी क्या, प्रमोट करना है किस चीज़ को, हार्मनी को प्रमोट करना है। ठीक, ये है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 677 की तरफ। हाँ, अंडर विच फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजन्स एक्सपेक्टेड टू प्रमोट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रमोट करें, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लर्निंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। फंडामेंटल ड्यूटी की बात हुई है, तो सही आंसर तो बता ही सकते हैं आप, इसमें इतना कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। साइंटिफिक की बात हो रही तो साइंटिफिक टेम्पर की बात आएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा और आगे स्किप करके जाते हैं। अब हम साइकोलॉजी पर चलते हैं, मेरी आवाज़ भी बहुत डाउन होती जा रही है ना। अब साइकोलॉजी पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 707 पर बात करेंगे। 707, क्वेश्चन नंबर 707, 707। क्या हुआ, ये ब्लैंक क्यों हो गया? व्हाट हैपन? कुछ इशू है शायद, कोई नहीं, 710 से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 710, ओके।
क्वेश्चन नंबर 710 से शुरू करते हैं। थोड़ा साइकोलॉजी का पोर्शन है, यहाँ से हम भी इसके भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना। अगर देखो आप भी अभी 3-4 दिन है आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज़ आप बाय भी कर सकते हैं, बहुत मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है, जो कि है 299 ओनली, है ना। 299 में 2000 एमसीक्यूज है, जो एक एक शब्द एक एक टॉपिक जो है और सब टॉपिक आपके सिलेबस का उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ ये पूरा हमारा एमसीक्यूज़ का सीरीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इनेट साइकोलॉजिकल and needs for autonomy, competence and relatedness that drive human behavior. Okay, 710 का आपके सामने आंसर है सेल्फ, आपके सामने ऑप्शन है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ स्टीम। इसका बोला सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इनेट साइकोलॉजिकल नीड्स, जो आपको साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे कि ऑटोनॉमी है और कॉम्पिटेंस है या फिर रिलेटेडनेस है, ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 711 की तरफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी व्हाट टर्म रेफर टू द अनकॉन्शियस टेंडेंसी, क्या है अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स दैट देयर फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका सही आंसर क्या है? सेल्फ एट्रीब्यूशन बाइस, ये सेल्फ सर्विंग बाइस, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा सेल्फ, इसका सही आंसर होगा हमारा सेल्फ एट्रीब्यूशन, सेल्फ बायनेस, सेल्फ रिगार्डनेस, सेल्फ इल्यूमिनेस। इसका सही आंसर होगा सेल्फ, रुको लेट मी रीड द अगेन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी व्हाट टर्म्स ऑफ द अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अनकॉन्शियस टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल है कि एट्रीब्यूट करती है किस चीज़ के लिए, उनकी सक्सेस को, क्योंकि टू इंटरनल फैक्टर्स एंड देयर फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके ओके ओके, तो इसका है सेल्फ सर्विंग बायस, सेल्फ सर्विंग बायस। ओके, according to Erik Erikson theory of psychosocial development, what term describe the stage during adolescence characterized by the identity exploration and formation of cohesive self concept? मैंने आपके एक वीडियो है स्पेसिफिकली, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपको किस तरीके से ये सब याद करना है, लाइक जिसमें मैंने बताया था स्टेजेस के बारे में, मैंने निमोनिक्स बनाया था, उसकी वजह से आप उनको सबको याद रख सकते हैं। अगर आपसे जो है वो निमोनिक्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम, आगे पीछे से पूछा जा सकता है किसके बाद क्या आता है, तो आप उसको वीडियो को देख लें एक बार। छोटी सी वीडियो है जिसमें सेगमेंट फ्रूट के जो कंसेप्ट है वो इड ईगो सुपर ईगो और साथ ही एरिक एरिक्सन का, ये सभी जो है इसके साथ कंबाइंड है, ठीक है। तो इसका देखो मैं बहुत एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, तो इसके अलावा इसके आगे मैं नेक्स्ट नहीं कर पाऊँगा। अब 712 को एंड करते हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसके बारे में बात करिए हम बात करें एडोलसेंस की। एडोलसेंस का मतलब एडोलसेंस में है, तो एडोलसेंस का मतलब बचपन, मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कि आप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका ना, तो कंप्लीट आप टीनेजर ही हैं ना अडल्ट हैं, है ना। तो एडोलसेंस की बात हो रही है, तो उसमें क्या है आपका सही आंसर होगा आपका, उसका सही आंसर होगा हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये इस टाइम पर बहुत होता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मुझे क्या करना चाहिए, तो रोल कन्फ्यूजन होना उसमें बहुत कॉमन होता है, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रहता है उस एज के अंदर। तो ये वीडियो यहीं पर तक थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आवाज़ मेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे उसका आंसर भी लिख सकते हैं ना। और ये वीडियो के इसके अलावा भी और भी वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें और आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करें, अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहीं तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।